हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद श्वेता। अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। दोस्तों, हाँ, आप लोगों को पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो है आपका एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, जो कि अगस्त में आपका होना तय हुआ है और 7वें सितंबर में इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो इस समय हमारे पास थोड़ा सा समय है अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए। और आप लोग जानते हैं कि जिस तरह से जब समय नहीं हुआ, जैसे बीपीएससी टीआरई 1.0 में और बीपीएससी टीआरई 2.0 में, इसमें विद्यार्थियों के पास बिल्कुल समय एग्ज़ाम का नहीं था, तो मेरिट इतनी हाई गई है। तो जस्ट इमेजिन करिए कि अगर अब यहाँ से मतलब जनवरी से लेकर के आपके पास जुलाई तक का पूरा समय, अगस्त में एग्ज़ाम है, तो मान लीजिए जनवरी से लेकर जुलाई तक का आपका पूरा समय है, अगस्त में आप रिविजन कर लेंगे तो एग्ज़ाम नहीं होता है। तो तब तक का आप सोचिए कि फिर तब मेरिट कितनी हाई जाएगी। तो अगर आप एक अच्छा भविष्य चाहते हैं, सरकारी नौकरी आप अपने हाथों में चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए यही बहुत मतलब बेहतर होगा कि आप लोग जो है अपनी प्रिपरेशंस अभी से स्टार्ट कर दें, जी तोड़ मेहनत करें और एकदम दिन रात अपना एक कर दें और जितना हो सके उतना अपना पढ़ाई करें, कि ताकि एक बार जो है ये आपने मतलब जो भी किसी न किसी वजह से जो विद्यार्थी अभी तक सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं, रह गए हैं, उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और साथ में मतलब कि जो विद्यार्थियों ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो ऑलरेडी हमने चैनल पे जो प्रैक्टिस सेट जीएस का आपका स्टार्ट किया हुआ है, तो उसके हम लोगों ने पहले से ही जो है अपना प्रैक्टिस सेट अपलोड करना शुरू कर दिया हुआ है। तो उसी क्रम में हमारा ये नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आज अपलोड किया जा रहा है। तो आज हम अपने प्रैक्टिस सेट के धमाकेदार क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, इनको सीखते हैं, इनको समझते हैं और साथ में इसको हो सके तो वीडियो में ही लर्न कर लेते हैं। नहीं तो 2-3 बार आप ये भी कर सकते हैं कि वीडियो को अगर आप 2-3 बार देख लेते हैं तो आपको यहीं का यहीं याद हो जाता है। क्योंकि मेरा जो इसमें जो तरीका है वो वन लाइनर फॉर्मेट में होता है कि आपने सीधे क्वेश्चन पढ़ा, आपने आंसर पढ़ा। अगर आप इस वीडियो को भी 2-3 बार चला लेंगे तो आपको जो है यहीं पे एज इट इज़ याद हो जाएगा। जैसे अगर आप हाउस वाइफ हैं, होम मेकर्स हैं, या फिर आप कुछ और काम कर रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने का समय नहीं मिल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि आप वीडियो चला दीजिए, आप क्वेश्चंस आपके कानों पे जा रहे हैं, आंसर्स आपके कानों पे जा रहे हैं, तो आपको यहीं का यहीं याद भी हो जाता है। तो चलिए इसी बात के साथ में आज का वीडियो हम अपना स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है कि सिरका, यानी कि हम सभी के घरों में पाया जाता है सिरका जो है, तो सिरका जो आपका घोल होता है, इसमें कौन सा अम्ल होता है? साइंस का क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एसिटिक अम्ल होता है। अगर आपको पता है तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए कई बार ऐसा होता है कि यही छोटे छोटे क्वेश्चंस, यही बेसिक बेसिक क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं और हमको लगता नहीं तो बेसिक है और हमने इसको छोड़ दिया होता है, और फिर मालूम पड़ता है कि जब एग्ज़ाम में आया तब तो बेसिक गायब। तो इसलिए बेसिक से ही अपना पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए, उसके बाद फिर तब टफ क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। तो सिरका में जो है वो एसिटिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु रिएक्टर में जो मंदक और प्रशीतक, यानी कि जो स्पीड को कम करता है और जो कोल्ड करता है, के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो कौन सी ऐसी मतलब किस क्या प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पर ये है कि भारी जल। ठीक है, तो परमाणु रिएक्टर में मंदक और प्रशीतक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, क्वेश्चन नंबर, पानी में डूबी हुई एक छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। जैसे अगर कोई एक सीधी छड़ है, पानी में वो डूबी हुई है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको थोड़ा सा वो मुड़ी हुई, थोड़ा सा झुकी हुई प्रतीत होती है। ये किस रीज़न से होता है? तो ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। एक प्रकाश का परावर्तन होता है जिसमें जा करके वापस आ जाता है, एक होता है अपवर्तन होता है, थोड़ी सी अपनी दिशा बदल देता है। तो वो दिशा बदलने की वजह से छड़ जो है वो झुकी हुई या मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इसका उत्तर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ साइंस का, बहुत आसान है और बहुत मुश्किल भी है। अगर आपको आता है तो आसान है, नहीं आता है तो फिर मुश्किल है। तो ऊष्मा का जो सर्वोत्तम चालक है वो है पारा। हमारा अगला प्रश्न है कि बर्फ को पिघलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आप जानते हैं कि जो बड़े बड़े जो आपके बहुत बड़े बड़े जैसे आपके वो ब्रिक टाइप के होते हैं या फिर बहुत बड़ी बड़ी जो बर्फ़ की जो सिल्लियाँ होती हैं, उसको अगर पिघलाने की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर नमक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, पौधों में पाए जाने वाले ऑक्सिन हार्मोन की खोज किसने की थी? प्लांट्स में एक हार्मोन पाया जाता है ऑक्सिन। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सके तो ज़रूर बताइएगा कि ऑक्सिन हार्मोन जो है क्या काम करता है।
तो पौधों में पाया जाने वाला जो ऑक्सिन हार्मोन है, इसकी खोज जो है वो चार्ल्स डार्विन ने की थी। चार्ल्स डार्विन ने किया हुआ था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 कि बचपन बचाओ आंदोलन एक बहुत ही सुप्रसिद्ध आंदोलन, एग्जामिनर्स का जो है बहुत फेवरेट क्वेश्चन, यूपीएमपी बिहार का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि बचपन बचाओ आंदोलन, इसके जन्मदाता का क्या नाम है? उनका नाम कैलाश सत्यार्थी जी है। अगला प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह ये कब शुरू हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह का सन जो है, ईयर जो है, स्टार्टिंग ईयर जो है 1917 है, 1917। ये आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए। अगला प्रश्न है भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? सबसे पहली बार जनगणना भारत में कब हुई थी? तो उसका जो ईयर था वो 1872 यानी कि 1872 था। अगला प्रश्न है कि हुमायूं नामा ये एक आत्मकथा है, इसको किसने लिखा हुआ है? तो इसको अब जिन आत्मकथा मतलब उनकी खुद की स्टोरी है, तो भाई किसकी स्टोरी है, किसने लिखा हुआ है? तो वो लिखा हुआ है गुलबदन जी ने। तो देखिए ये हुमायूं नामा गुलबदन ने लिखी है, इसको एकदम रट्टा मार लीजिएगा। और साथ में ये जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं ये सभी मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। और अब जैसे इनकी ज़्यादातर ये भी है कि भाई आपके पूछे भी गए हैं और साथ ही साथ में ये भी है कि भाई पूछे भी जाते हैं, तो हर तरह से एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि इन प्रश्नों को आप बार बार सुनिए। अगर आपको इसको नोट्स बनाने का मन है तो नोट्स बनाइए। हाँ, और मेरा जो चैनल है टेलीग्राम का चैनल, वहाँ पे क्या होता है कि उसमें ये सब कुछ जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ और साथ में और भी जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस होती हैं सब मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करती हूँ। जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाता है, वहाँ से आप आसानी से जा करके आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से भी आप ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो खुद के नोट्स बना लीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, आप चाहे कोई भी प्रक्रिया इस्तेमाल करिए, बस उद्देश्य इतना रखिए कि इनको कोई याद कर लीजिए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक की पढ़ाई कर ली है। क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारे सामने है कि प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? मतलब प्लासी की लड़ाई है ये आपका जो इतिहास होता है उसका एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये आपका, कि प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है वो किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला प्रश्न है कि शिलालेखों का जनक किसे कहा जाता है? तो शिलालेखों का जनक सम्राट अशोक को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे शिलालेख बनवाए हुए थे, इसीलिए उन्हें शिलालेखों का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति, आपने जरूर पढ़ा होगा हड़प्पा मोहनजोदड़ो, आपने पढ़ा होगा और उससे बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के पूछे जाते हैं। तो वहीं पे से आपका ये प्रश्न दिया गया है, इंपॉर्टेंट है कि कांसे की नर्तकी की जो मूर्ति है वो कहाँ से मिली हुई है? वो मोहनजोदाड़ो से मिली हुई है, ज़रूर याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति का नाम क्या है? कि जिनका मतलब कि उनके चुनाव में कोई विरोध नहीं हुआ था, एकमात्र एक है ही है, एक ही नाम है जो है। तो निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति का नाम नीलम संजीवा रेड्डी है। क्वेश्चन नंबर 15 अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? जैसे सरकार के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो आप उसे कौन से सदन में सरकार के खिलाफ लाया जाता है तो ये कौन से सदन में लाया जा सकता है? तो ये हमेशा लोकसभा में लाया जाता है। तो इसका उत्तर हुआ लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 16 किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? मतलब कि कोई विधानसभा, जब बात विधानसभा की आती है और उसमें कोई धन विधेयक प्रस्तुत करना होता है तो किसकी परमिशन के बिना ये नहीं किया जा सकता है? तो इसका जवाब है राज्यपाल। यहाँ पर मैं विधानसभा पूछ रही हूँ इसलिए उत्तर यहाँ पर राज्यपाल होगा। अगर लोकसभा और राज्यसभा होता है तो उत्तर बदल जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। विधानसभा की बात प्रश्न की जा रही है तो उत्तर यहाँ पर राज्यपाल होगा। अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर का जो वहाँ का जो फोक डांस है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य क्या है? तो उसका नाम है राउफ। अगर इसकी जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो एक शॉर्ट ट्रिक तरीके से भी बताया जाता है कि राउफ, उफ में मतलब क्या होता है ना, उफ कहते हैं। तो क्या होता है कि जम्मू कश्मीर बहुत ठंड पड़ती है, तो हम आप इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं कि बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, बहुत उफ, बहुत ठंडी है। तो वहाँ से आप ये लिंक करके याद कर सकते हो। बाकी सिंपली बहुत कोई मुश्किल नहीं है, तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए कि जम्मू कश्मीर का जो लोक नृत्य है वो राउफ है। अगला क्वेश्चन है संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किस भाग में है?
मतलब कि पॉलिटी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि संघीय न्यायपालिका, संघ की जो न्यायपालिका है उनका उल्लेख जो है आपके संविधान के कौन से भाग में किया गया है, तो भाग 5 में किया गया है, पार्ट 5 में। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार का नाम था श्री VN राव जी। क्वेश्चन नंबर 20 और इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही देश से बाहर हों तो उस स्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा। जैसे अगर राष्ट्रपति कहीं पे बाहर जाते हैं, देश के बाहर या कहीं पे जाते हैं, तो उस स्थिति में कार्यभार उपराष्ट्रपति ग्रहण करते हैं। और अगर मान लो ऐसा हो जाए कि राष्ट्रपति भी बाहर है देश के, उपराष्ट्रपति भी बाहर है, तो उस टाइम पे ये कार्यभार कौन संभालेगा। तो उस दौरान के लिए, टेम्प्रेरी अरेंजमेंट के लिए, उस टाइम के लिए जो कार्यभार होता है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ग्रहण करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक का प्रश्न समझ में आया होगा और उत्तर भी इनके जो है एकदम सीधे सीधे आपको वन लाइनर फॉर्मेट में दिए गए हैं। तो चलिए बस इतना ही कि आज के वीडियो में इतना ही है। यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपसे यही उम्मीद करूँगी कि अपने लिए, किसी के लिए नहीं, अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, आपसे जुड़े हुए आपके शुभचिंतकों के लिए आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत जम के करिए। ठंड है, गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, मौसम है, आता रहेगा जाता रहेगा। आज ठंड है तो कल गर्मी रहेगी, आज ठंड के मारे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो कल गर्मी के मारे पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर के रीज़न आपके पास हज़ारों हैं, लेकिन पढ़ने का रीज़न सिर्फ एक होता है, वो ये है कि आपको आपका भविष्य बनाना है। आप अपने आप से झूठ मत बोलिए, और जब आप दूसरों से झूठ बोल सकते हैं, अपने घर वालों से झूठ बोल सकते हैं, अपने शुभचिंतकों से झूठ बोल सकते हैं। बहुत बार ये होता है कि बच्चे ये सोचते हैं कि हम बस दिखा दे रहे हैं कि पढ़ने के लिए, और हम हकीकत में वो पढ़ते नहीं है जो है, क्योंकि ज़रा सा हाथ में फ़ोन लिया, उसका पता चला कितनी रील्स देख डाली, कितना मोबाइल में कितने शॉर्ट्स देख डाले, उसको पता ही नहीं चला। तो ये वक्त जो है रील्स शॉर्ट्स नहीं देखने का। आप शॉर्ट्स भी देखते हैं तो एजुकेशन वाली शॉर्ट्स देखिए, जो आपके मतलब की हो, जो आपके काम की हो। फालतू चीज़ों में वक्त ना बिताएं, क्योंकि आपका अगस्त में एग्ज़ाम आपका है। और अगर आपने मेहनत कर ली तो उसके बाद आप जितना चाहे उतना रील्स देखिए, जितना चाहे उतना शॉर्ट्स देखिए, क्योंकि तब आप आत्मनिर्भर होते हैं, आपके पास आपका अपना सैलरी होता है, आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए, आपने जो भी आज पढ़ाया है उसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, और बाकी और भी इससे रिलेटेड जितना प्रैक्टिस है चैनल पे अपलोडेड है उनको भी पढ़ें, उनको भी याद करें। और अगला मैं बहुत जल्दी आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगी, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। तो चलिए, यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।